ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। हारिस साहब बताइएगा, पाक फ़ौज की बड़ी डिफेंसिव अप्रोच रही है पहले भी और अब भी, और 2025 को डिफेंसिव ईयर का साल कहा जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं इन तमाम तर मामलात को, और क्या समझते हैं कि 2025 में वाकई में पाक फ़ौज इन तमाम तर कार्रवाइयों को ख़त्म करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, चीफ आमिर साहब जनाब नवीद ने बड़ी क्लियर बात की है कि 2025 में हम इंशाल्लाह यहाँ से दहशत खत्म करेंगे, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट है। जो उन्होंने बात की थी अज़्म इस्तेकाम, ये पूरी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हमारे हैं, ऑल हैव टू जॉइन हैंड्स टुगेदर, और उसके साथ पूरी कौम को यकजा होकर खड़े होने की जरूरत है, और वो मुसल्लह अफवाज के पीछे छाना बछाना खड़े हों। जब तक अब इलीगल स्पेक्ट्रम को नहीं खत्म करेंगे, जो दुश्मन जो आपकी अशराफी है, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व है, उसके बाद इलीगल जो हुंडी से पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल टेररिज्म, और इसको खत्म करने की जरूरत है। दिस इज मोस्ट तक जब ये जड़ से खत्म होगी, पैसा नहीं आएगा, और वो रॉ का जो फंडिंग हो रही है उसके बाद उससे मुखालिफ कर रहे हैं, फिर इसका असर होगा। इसलिए आज हमें फैसला करना चाहिए इस शहादतों के बाद कि हमें एज ए कौम खड़ा होना अल्लाह पाक के साथ, क्योंकि जो फाइट है नेशन इंटरनल एग्रेशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो। इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त आगे अमेरिकन जाते हैं वक्त बड़ी क्लियर बात की है अफगान तालिबान को, कह दी कि आप हमारा $7 बिलियन का जो वेपन एम्यूनिशन आप वापस करें, वरना आपको इंडियन सपोर्ट बंद करेंगे। ये वक्त है कि हमें ये लिखने, हमें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की जरूरत है। नंबर 1, मुसल्लह अफवाज तो लड़ाई कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और दुश्मनों इनको वादियों में मारते रहेंगे, लेकिन आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट की जरूरत है। अमेरिकन से बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन से बात करें, चाइना से बात करें। चाइना में बड़ा पैसा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, जो हमारे माइंड में समझते हैं। जब तक इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद नहीं होगी, ये तालिबान, अफगान तालिबान जो है, ये इंसान नहीं मिलेंगे। दे आर वेरी थैंकलेस पीपल। इसलिए हमें साथ सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। इनको बताने के भी हम आपको घर में घुस के भी मार सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेटजी नीडेड। साथ आपके इस्लामाबाद में तमाम दुनिया के सफारतकार हैं, उनको ब्रीफिंग की जाए, फॉरेन ऑफिस इंटीरियर मिनिस्टर के भी इंडिया इज डूइंग, और इंडिया के साथ इंडिया की प्रॉक्सी वी ऑल नो, वो उनको समझ तक इनको ये बंद किया जाए, और इससे इस मुल्क से तमाम खत्म होने की जरूरत है। इवन रशिया, चाइना, सेंट्रल को भी इन्वायरमेंट बेहतर करने की जरूरत है, ताकि जब तक अफगानिस्तान पीसफुल नहीं होगा, हमारा सूबा कामयाब नहीं होगा, हम इस्लामिक तरक्की नहीं कर सकेंगे, ये दुश्मन का टारगेट है। अच्छा हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का मामला मुख्तलिफ फोरम्स पर डिप्लोमेटिकली उठाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो आलमी बरादरी है उसकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते, इसकी क्या वजह है? देखिए, क्लियर बात है कि दुनिया जो हमारे दुश्मन है, मैंने बता दिए, इंडिया इज ए प्रॉक्सी ऑफ सर्टेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंसेस। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री, बेटर हार्टेड आर्मी है, लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर हम इस्लामिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले मुल्की मफादात से करेंगे, हम वर्डमैन की बातें नहीं मानेंगे। ये वजूहत है जिसकी वजह से नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान में जो है इस्तेकाम ना रहे, वहाँ पर हालात खराब हो। PLA, DLA, DNA, DRA सबको वो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अफगान जो काबिल एम्बेसी है इनकी खास इंडिया, वहाँ सारी फैमिली होती है, और वहाँ से ही सारे होते हैं। इसलिए हमें अमेरिकन को पुश करने की जरूरत है, यूरोपियन यूनियन को पुश करें कि इनको मजबूत करें और अफगान तालिबान को फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दें, तब ये सही काम करेंगे, ये फिर पाकिस्तान करें। हारिस नवाज साहब साथ रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हमीद साहब, बलूचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की, 12 दहशतगर्दों को जानम हासिल कर दिया, जबकि मुकाबले में 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? जी, मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी, फारूक हमीद साहब आपसे पूछ रहे हैं। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात है बड़ी क्लियर, जब तक बलूचिस्तान के आम आवाम जो हैं वो हमारे साथ नहीं होंगे, हम उनके साथ एक पेज पे नहीं होंगे, और हारमोनी नहीं होगी, टोटल जो उनके हिसाब से महरूमियत है उनको हम खत्म नहीं करेंगे, उनको एंगेज नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, उन खवातीन को जो हजारों की तादाद में बाहर निकल रही हैं,
تو یہ معاملہ جو ہے اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور دہشت گرد گروپ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ فرنٹ فوٹ پہ آ کے کھیلے، وہ نہیں کھیل رہے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان صرف کوئٹہ نہیں ہے، آپ باہر نکلیں کوئٹہ سے، باہر لوگوں کو نکل کے لوگوں کو انگیج کریں، دیکھیں ان کے مسائل کیا ہیں، کہاں تک ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کی جو گریونسز ہے وہ چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بہت کمی ہے بلوچستان میں فرام دی بلوچستان گورنمنٹ، اور یہ جتنے ایم پی ایز ہیں اور منسٹرز ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنے ایک پرکس اینڈ پریولیجز ہے، لیکن ایک بڑا سیریس ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے ان کے درمیان اور عام بلوچوں کے درمیان، جس کا پھر نہ صرف جس سے ایکسٹرنل قوتیں جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں، چاہے ویسٹرن ایجنسیز ہیں، انڈینس ہیں، افغانستان والے ہیں، رو والے، اور پھر وہ سارے ہتھیار جو امریکہ چھوڑ گئے تھے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمیں افغان گورنمنٹ کو بھی انگیج کرنا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ افغان گورنمنٹ کو انگیج نہیں کریں گے تو ان کی بھی کچھ گریونسز ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے 8 لاکھ افغانیوں کو انلیگل کو نکالا یہاں سے، اور بھی ہم نے بڑی سختیاں کی ہیں بارڈر کراسنگز کے اوپر، ٹریڈ پہ، ٹیرف پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو فاروق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومتی سطح پر؟ میں آپ کو کہتی پہلی بات یہ کہ ایک بڑی ہائی لیول پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پھر میں نے کہا انٹرنلی ہم نے ہر حالت میں بلوچ عوام کو انگیج کرنا ہے۔ یہ خواتین جو باہر نکل رہی ہیں، اچھا فاروق صاحب آپ نے افغانستان کی بات کی، لیکن پاکستان تو بارہا افغانستان سے معاملات اٹھاتا رہتا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، لیکن وہاں سے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، وہاں سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ دیکھیں جی، ہم نے کچھ ہفتے پہلے ہم نے باقاعدہ فوجی کارروائی بھی کی تھی افغانستان کی سرزمین پہ، جو یہ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کے خلاف بڑی میرا خیال ہم نے سرجیکل اسٹرائکس بھی کی تھی اور ان کو بڑا نقصان پہنچا تھا، اور بھی بڑے طریقے ان کو نقصان پہنچانے کے، لیکن افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے بالکل وہ انڈینس کی گود میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ تو جب تک ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر آف پاکستان، ہمارے باقی لوگ جو ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر، ہمارے فارن منسٹر بھائی جائے ان کو بلائیں اسلام آباد، انگیج کریں ان کو، چائنیز کو بیچ میں انوالو کریں، امریکنز کو بیچ میں انوالو کریں کہ جناب یہ معاملات روکے۔ ہم نے امریکنز کی اتنی مدد کی ہے ان کو افغانستان سے نکلنے میں، ہم نے فیس سیونگ ایگزٹ ان کو دیا ہے، اب جب ہمارا وقت آیا ہے تو ہماری مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں بیسک ذمہ داری یہ سب کچھ کی پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو آگے فرنٹ فٹ پہ آ کے ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ صرف فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو مارے بلوچستان میں، کے پی میں، یا دہشت گردوں کو افغانستان میں جا کے مارے۔ ویئر از دی پولیٹیکل گورنمنٹ؟ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ سامنے آئے، چاہے فیڈرل ایلیٹ ہے چاہے پروونشل ایلیٹ ہے۔ بالکل کے پی گورنمنٹ سے لوگوں کو بھیجنا چاہیے افغانستان کو گورنمنٹ کو انگیج کرنے کے لیے پشتون لیول کے اوپر۔ اسی طرح بلوچستان میں جو ہمارے پشتون ہیں ان کو انگیج کریں، وہ افغانستان گورنمنٹ کو انگیج کریں۔ یہ پوری حکمت عملی ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اہم مدعوں پر آپ نے روشنی ڈالی۔ فاروق حمید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر صاحب، بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کی، 12 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا، جبکہ مقابلے میں 18 جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اس کارروائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی پروفیشنلی اگر اس کو ملیٹریلی دیکھیں تو ظاہر ہے یہ بڑی کامیاب کارروائی ہے۔ کیجولٹیز یقیناً زیادہ ہے، اور جو لوگ اس وارفیئر کو سمجھتے ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس طرح کے وارفیئر میں ایٹ ٹائمز کیجولٹیز زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کا طریقہ کار ہی ہے رات کے اندھیرے میں چھپ کے آئسولیٹڈ پاپولیشن کو ٹارگٹ کریں گے، کسی روڈ پہ جا کے یہ روڈ بلاک لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور ظاہر ہے ٹریچرس ٹیرین ہے بلوچستان کی، چاہے وہ فاٹا کے ایریا بلوچستان کے ایریا، یہ آئیڈیل علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی گریلا وارفیئر کے لیے، دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کے لیے ان لوگوں کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ سیکورٹی فورسز چاہے فوج ہے، ایف سی ہے، پولیس بھی ہے، جہاں کی بھی ان کی اطلاع ملتی ہے، ظاہر ہے بھی ہر زمین کے چپے کے اوپر جا کے وہ پوسٹ نہیں بنا سکتے، تو یہ تو اپنی بھرپور طریقے سے پروفیشنلزم سے، جانفشانی سے، جذبہ قربانی سے نہ صرف ان کو لڑ رہے ہیں، ان کو شکست دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بٹ یہ ایشو صرف لوکلائز ہینڈل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لنکیجز ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی آپ وہ زرگا کریں یا اس کے ساتھ انگیج کریں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے دنیا کی کون سی طاقتیں ہیں، وہ کیا چاہتی ہے۔ سی پیک کا سب سے بڑا ایشو ہے، پاکستان کی جو ایک ریاست ہے، پاکستان کی ایک فوج ہے، وہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے، بیکاز پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط ملک ہے، ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور پاکستان کی فوج ان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ یہ ہم سب کو انٹرنلی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پوری قوم کو متحد ہو کے سپورٹ کرنا چاہیے، بیکاز جب ہم اپنے اندر سے
स्टेबिलिटी कायम रखेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। इधर हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कभी नाम नहाद जमहूरियत के नाम पे कोई किसी तरफ को अनरेस्ट क्रिएट किया जाता है, कभी आज़ादी राय के नाम पे किया जाता है। हम लोगों को असल में बहसीयत कौम अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये इशू कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का है। एक लोकलाइज इशू नहीं है, इसकी लिंकेज सिर्फ इधर नहीं है, ये दुनिया में जहाँ भी इस तरह की मैनेस ऑफ टेररिज्म है उसको दुनिया ने इकट्ठे होकर शिकस्त दी है। हम तो पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से लड़ रहे हैं, आइंदा भी लड़ते रहेंगे। हमारे अंदर तो अल्लाह ने हिम्मत ताकत वाली फौज को इस कौम को दी हुई है, बट ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों को समझना चाहिए कि अफगानिस्तान ये खित्ता दोबारा से फिर आमाजगाह बन रहा है इन तमाम एलिमेंट्स का, और इससे पहले कि दुनिया के किसी और मुल्क पर जाके फिर कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाक़या हो, इनको आंखें खोलनी चाहिए और पाकिस्तान की बार बार की बात और इनको बार बार हम जो बावर कराने की कोशिश करते हैं उसको समझना चाहिए। और तालिबान की गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में उनको भी इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि ये उनके किसी सूरत भी उनके हक में बेहतर है। इंडियंस जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इंडियन से हमें कोई इतना बड़ा परेशानी की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनके खिलाफ तो हमेशा से हमने हर लिहाज पे कामयाबी हासिल की है, वो यही करते रहेंगे एक बुज़दिल दुश्मन की तरह के। इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट करें, उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट करें, उनको पॉलिटिकली सपोर्ट करें, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। और मुश्किल वक्त डेफिनेटली है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अफसर और जवान जो हैं ये भरपूर सताइश के हकदार हैं, ये शाबाश के हकदार हैं, इनकी फैमिलीज़, इनको हमें हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए, और किसी किस्म का इब्हाम भी किसी सर तरफ से भी हमें जाहिर नहीं करना चाहिए। बाबर अलाउद्दीन साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली जंजुआ साहब, बलूचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की, 12 दहशतगर्दों को जानू हासिल किया, जबकि जवाब में 18 जवानों ने जाम शहादत में नोश किया। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं खराज अकीदत के मुस्तहक हैं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, और बलूचिस्तान का जोग्राफिया बहुत मुश्किल है और वहाँ पे दुश्वार गुजार इलाकों में, घाटियों में एम्बुश के लातादाद अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जिनको बुरकार ला के आज दहशतगर्दों ने एम्बुश किया और एक लीव पे जा रही थी जो पार्टी, उसको टारगेट किया और 19 हमारे शहादतें हुई हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद है। हमें इसका एहसास पूरी कौम को है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो नेचुरली उस क्रूसिबल से गुजर रहे हैं और जाहिर है उसका रिस्पांस भी माउंट कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिव है उसका खासा होता है। ऑल सेड एंड डन, अभी हमें बहुत सी चीज़ों को नए सिरे से देखना पड़ेगा कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये लोग अभी तक इतने ऑर्डरली ऑपरेट कर रहे हैं कि वो आपको एम्बुश करते हैं और फिर आपकी जो सपोर्ट की फोर्स जाती है वो दोबारा उसको भी एम्बुश कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका सपोर्ट नेटवर्क है वो बहुत मजबूत है। इनको आर्म्स, इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो राह की तरफ से जारी है। उसके बाद दीगर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में अमन हो, वो इनको सपोर्ट कर रही हैं। इंटरनली ये खुद जनरेट कर रहे हैं रिसोर्सेज ताखोरी से और गैर कानूनी सरगर्मियों से। उसकी तरफ भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस को स्पेशली ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्या वजह है कि ये काबू नहीं आ रहे, और जहाँ पे इनके खिलाफ ऑपरेशन है वो तो अभी जारी है, उसका नतीजे भी सामने आ जाएंगे। आई एम श्योर हमारी आर्म फोर्सेस, हमारा जो फ्रंटियर कोर और दीगर जो काउंटर टेररिज्म का ऑपरेटर्स है वो अंतहाई मजबूत है और वो इसका बदला इनसे लेंगे और इनको इनसे ज़्यादा कैजुअलिटीज होंगी। और हर बार ऐसे होता है, 10 ऐसी कामयाबियाँ होती हैं, उसके बाद एक ये कामयाबी हासिल करते हैं जिसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस ये बनाने की कोशिश करते हैं, और मकसद भी यही होता है कि हरास पैदा किया जाए और उससे फिर जो उनके मामलतकार हैं उनको जाके एज अ ब्राउनी पॉइंट ये चीज़ अचीवमेंट पाई जाए और पैसे लिए जाए। तो ये तो दहशतगर्दी का एक नॉर्मल जो है तरीक़ाकार है। दुनिया भर में जो इंसर्जेंसीज होती हैं उसका अगर तजिया किया जाए तो ये चीज़ सामने आती है कि एक सपोर्ट नेटवर्क होता है। जब तक आप उस सपोर्ट नेटवर्क का कालाकमा नहीं करते तो दहशतगर्दी की जो ऑक्सीजन उसको जा रही है वो जाती रहेगी और वो पनपता रहेगा। तो पहले तो वो देखना है कि वो कौन सा ऐसा नेटवर्क है, वो कहाँ से उनको पैसा आ रहा है, कहाँ से आर्म्स आ रहे हैं, कहाँ से वो जाके अपने डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेंस कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट क्या कर रहे हैं,
रिक्रूटमेंट के ड्राइवर्स क्या हैं, मोटिवेट इनको कौन कर रहा है, और कौन इनके सपोर्टर्स हैं जो पूरी कौम को इबाम में, उनके जहनों में इबाम पैदा करते हैं और इनके लिए मॉरल सपोर्ट का किरदार अदा करते हैं। कभी वो यकजहती की काउंसिल की आड़ में, कभी वो ह्यूमन राइट्स की आड़ में, कभी हकूक की आड़ में। मगर ये जो एक जहरीली एक सोच है कि मुल्क को उसके हिस्से बखरे करने हैं और हमने पाकिस्तान से जुदा होना है, सही, इसको डिस्टिंग्विश करना है हकूक के साथ। बहुत ज़रूरी है, इसके हवाले से इकदाम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राशिद वली जंजुआ साहब, ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।